एक बुक की शक्ल में, किताब की शक्ल में वो सारे आशंकाएं, सारे सवाल इसके अंदर दिए हैं, उसके जवाब भी दिए हैं, क्यों जरूरी है जो भी कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है वक्फ को लेकर के, और उसके पॉलिटिकल भी जो कुछ पहलू हैं। कोई आपको बता रहा होगा कि इससे आपका धर्म खतरे में पड़ जाएगा, या कोई आपको बता रहा होगा मोदी सरकार इस मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। ये सब पॉलिटिकल बातें, उसके भी जवाब इसके अंदर है, आर्गुमेंट है इसके अंदर। तो इसलिए ये प्रोग्राम आज का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद के साथ स्वागत करना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी अली जी प्रोग्राम में आई हैं। बहुत स्वागत शालिनी जी आपका। शालिनी जी नेशनल कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। शाहिद सैयद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बहुत स्वागत आपका, नेशनल मीडिया इंचार्ज है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। और प्रदीप सिंह जी आपके हमारे रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। सो ये एक छोटा सा क्या आप कहते हैं कि जैसे इंसाइक्लोपीडिया की बहुत सारी वॉल्यूम्स आती है ना, ये एक ही किताब में, एक ही वॉल्यूम में एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा वक्फ पर इन्होंने बना दिया है। ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सब कुछ इसको पढ़ने में जाओ, कोई बहुत भारी मोटी किताब भी नहीं है। तो इसको एक तो आप लोग सब लोगों तक पहुंचाइए भी, और तब तक हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। क्यों ये किताब आपने निकाली है, क्या जरूरत महसूस हुई आपको? सबसे पहले इस किताब का जो आइडिया है वो इसलिए आया क्योंकि तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे। भ्रम ये भी था कि अब हमको मरने के पहले अपने लिए कब्रिस्तान की जगह जो है वो बनानी पड़ेगी, अपने लिए ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद मरना होगा, क्योंकि ये सारे हिंदू और ये सरकार ये तो हमारे कब्रिस्तान भी छीन लेगी, मज़ारें टूट जाएंगी, दरगाहें टूट जाएंगी, मस्जिदें टूट जाएंगी। तो अब हम क्या करें? ऐसे में हमारे लिए इस देश में जीना मुहाल हो चुका है। इस तरह के सवाल बहुत लोगों के थे, इस तरह की आशंकाएं बहुत लोगों की थी। और इसके बाद जब हम लोग जेपीसी में गए, मैडम अलग गई थी और हम लोग अलग गए थे जेपीसी के सामने, जो हमने अपना बयान रखा, तो मैडम को तो गालियां नहीं पड़ी, शायद इनको औरत का होने का फ़ायदा मिला, लेकिन हम लोग को बस अच्छे से उसमें हुई, स्वागत समारोह हुआ। अच्छा। और उसके बाद हमारे पास 33-34 सवाल हमारे ऊपर छोड़े गए जेपीसी में। तो पहले तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, तो बार बार चेयरमैन दखल कर रहे थे, जेपीसी चेयरमैन, कि पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लो, पहले आप अपनी राय कायम कर रहे हो, पहले सुन लो, फिर आप अपने सवाल उठाना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये हुआ कि धुंध है और वो धुंध हटना चाहिए। इसलिए हटना चाहिए कि इस देश में गृह युद्ध जैसी हालत हो सकती है। ओहो जी, क्योंकि क्या है, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो जाहिलों का है, उसको जिस तरफ आप दौड़ा देंगे दौड़ जाएगा। वो नहीं देखेगा कि उसके पास कान है या नहीं है। उसको आपने कह दिया कान कौवा ले गया तो कौवा के पीछे भाग जाएगा वो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें थी और ये लंबा खिंचने वाला था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने जो देखा कि सीए एनआरसी वाले में आम जनता रोड पे होती थी। गेस्ट आए जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन वो उनकी एक राय थी, उन्होंने राय अपनी रखी यहाँ पर इस प्रोग्राम पर। आज जो मेहमान आए हैं, आप लोग कम्युनिटी के बीच में भी हैं, और उनके मन में जो सवाल थे वो सब भी आपने सुने, उनसे भी बात की, और फिर उनके लिए आप उसका जवाब लेकर के आए। तो ये कितना अंतर है। इट इज जस्ट नॉट आपकी ओपिनियन क्या है, उनके सवालों पर आपने जवाब देने की कोशिश की है। एम आई राइट जी। तो आपको सबसे पहला जो मतलब वक्फ के ऊपर जब बात करते हैं तो लोगों का एतराज क्या मिलता है इस बिल पर? देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं राजधानी दिल्ली में रहती हूँ और उस क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पे 70 से 80% मुसलमान रहते हैं। और आप यकीन मानिए, मेरे को जो सवाल झंझोड़ रहा था शुरू में वो ये था कि आपा आप इस बिल का विरोध नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं। बोले पर वक्फ ने तो बहुत काम किया है, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप मुझे 4 काम गिनवा दीजिए। वक्फ बोर्ड ने ऐसे कौन से 4 काम हैं जो किए हैं जिससे मुसलमानों का फायदा हुआ है, और उन मुसलमानों का फायदा हुआ है जो कि बिल्कुल गरीब तबका है। क्योंकि वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो था ही समाज निर्माण का। वक्फ आया ही इस वजह से था कि जी अल्लाह के नाम पे आपने कर दी है अपनी जायदाद, और उस जायदाद के फायदे से समाज का निर्माण हो, समाज की अच्छी जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, और जो चीज़ कमी है उसके लिए हम काम करें। आप यकीन मानिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस जवाब के लिए तैयार है कहने के लिए कि वक्फ ने हमारे एरिया में ये काम किया है। आप मस्जिदों के बाहर देखिएगा,
हैंडीकैप्ड होते हैं। मदरसों के बाहर भी देखिएगा, जब आप मस्जिद के बाहर जाते हैं, दरगाहों के बाहर आप जाते हैं, देखते हैं तो जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं जिनको ट्राईसाइकिल दी हुई होती है, हाँ जी। उसके पीछे उनके जो डोनर्स हैं उनका नाम होता है। कितनी शर्म की बात है कि किसी भी ट्राईसाइकिल के पीछे आपको वक्फ बोर्ड के तरफ से कोई भी आपको डोनर नेम नहीं नजर आएगा। आपको किसी एनजीओ का नाम आता है या सरकार का नाम आता है, स्टेट बोर्ड का नाम आता है, ज्यादा से ज्यादा आपको एनजीओ का नाम आता है। वो क्या फंड्स नहीं है उनके पास में, या उन फंड्स का करेक्ट तरीके से यूसेज नहीं करना चाहते हैं कि जो गरीब तबका है मुसलमानों में उन तक ये फायदा पहुंचे। है सच्चर कमेटी के हिसाब से जो 2006 में रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से वक्फ अगर अपने प्रॉपर्टी को सिर्फ 10% यूटिलाइज करता है तो वो 60,000 करोड़ साल के अर्न कर सकता है। आज की डेट में अगर वो देखें वैल्यूएशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो वो वैल्यूएशन जो होना चाहिए वो 1.25 लाख करोड़ होना चाहिए। ऐसे में क्या आपने कभी देखा कि वक्फ का कोई मेडिकल कॉलेज हो या पैरामेडिकल कॉलेज हो या कोई अल्टरनेटिव मेडिकल कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, कोई नर्सिंग सेंटर हो, कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो, जहाँ से मुस्लिम जो है अपने पैरों पर खड़े होने की दौर में जा सके? पूरे के पूरे मजहब को लेकर आगे बढ़ रही है। आपका उसके ऊपर खुद का कोई मालिकाना हक नहीं है, तो जो चीज आपकी पर्सनल नहीं है उसके बारे में आप ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहे? इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। सही बात है, आज जितनी वक्त की प्रॉपर्टी कोई उसका ओनर तो है नहीं, ना हो सकता, नहीं हो सकता। इस पे एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। यूपी में 1,21,000 प्रॉपर्टी है वक्फ के पास, वक्फ के नाम पर। इसमें सिर्फ 9,000 रजिस्टर्ड है। ऑब्वियसली 1,12,000 के आसपास जो है इतनी मस्जिद तो होगी नहीं, सिंपल सी बात है। 1,12,000 मस्जिद तो होंगी नहीं। उस पर किसका किसका कब्जा है? बेसिकली वो लोग अपनी चमड़ी बचाने के लिए मस्जिद का नाम लेते हैं। ज़्यादातर वो ज़मीन जो है किसी पॉलिटिकल, किसी दबंग, किसी लैंड माफिया वाले के पास वो ज़मीन है। साउथ के एक बड़े लीडर है, नाम नहीं लूँगा, मैं लूंगा, आप बोलिए। आप समझ जाएंगे। वो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनते हैं। अच्छा। तो वो जो है वक्फ की 3,000 करोड़ की लैंड पर कब्जा किए हुए बैठे हुए। अब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो कब्जा जाएगा। हैदराबाद के, हाँ हाँ हाँ, ओवैसी साहब के लिए आप कह रहे हैं। आप ये देखिए ना, दिल्ली के बीचों बीच में जाइए, दिल्ली के वक्फ बोर्ड की तो आपने कहानी देखी है ना। अभी इस वक्त हम बिना चेयरमैन के बैठे हुए हैं, बिना किसी बोर्ड के बैठे हुए हैं। भाई दिल्ली के उदाहरण देता हूँ आपको। नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ और आप फिर उसका आप जवाब मांगिएगा लोगों से और इस कौम के लोगों से पूछिएगा। दिल्ली के बीचों बीच में वक्फ की प्रॉपर्टी में एक मदरसा चलता है जो कि इलीगल है, रजिस्टर्ड नहीं है। उस मदरसा के जो हैं केयर टेकर वो यूपी जाते हैं, पर्चे कटवाते हैं और दिखाते हैं मेरे मदरसा में 250 बच्चे हैं। पहली बात अनरजिस्टर्ड है। दूसरी बात, जब हम खुद जाते हैं, हमने खुद जाकर तहकीकात करी तो वहां पे मुश्किल से 12 या 15 बच्चे मिले जो कि उनके घर के बच्चे थे। पे मदरसा बनाते किसकी मौजूदगी में और किसकी मदद इस नाम पे उन्होंने एक प्राइम लैंड ले रखी है। प्राइम लैंड, वक्फ की जमीन जिसको आपने रेंट कर दिया है, मदरसा वहां बन गया है, तो दिल्ली की वक्फ बोर्ड क्या कर रही थी? क्या वहां पे कुछ या तो उसमें एक्चुअली बच्चे पढ़ाओ, पहले तो रजिस्टर करवाइए ना आप मदरसा को। आप मदरसा को रजिस्टर करवाइए। सब पढ़ते भी नहीं, उनके घर के बच्चे। हाँ, अरे भाई मदरसा है ही नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे? और अनरजिस्टर्ड मदरसा चला रहे हैं घर के। का मामला है, लोग बड़े घर से हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चे हाशिए पर थे तो पहुंचा दिया वहां। भाई दिल्ली में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट सब कुछ वक्त को देकर के गई थी ना, कुछ प्रॉपर्टीज 123 कुछ प्रॉपर्टीज। अब आखिरी समय में जाते जाते 2014 के चुनाव से, मतलब नोटिफिकेशन से कुछ घंटे पहले। अच्छा, तो उसको खैर वो चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने अब यही बात, इसी बात में जो देखा था कुछ अपोजिशन लीडर्स उठा रहे थे, मुस्लिम लीडर्स, कि भाई जो हमको सरकार ने दिया अब उसी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हो। ये तो गवर्नमेंट की दी हुई हमको जो सरकार ने मान लिया था कि अच्छा वक्फ की है, उस पर आप दोबारा कोर्ट कचहरी हमसे करवा रहे हो। तो बाकी कितनी ऐसी हैं देश भर में जिस पर आप हम जिन सबको हम कोर्ट में लेकर के जाओगे? नहीं, उससे पहले किसकी प्रॉपर्टी थी वो? सरकार कोई, मतलब ये राजशाही तो है नहीं कि प्रधानमंत्री सुबह उठे और कहा कि चलिए ये मोहल्ला दिया हमने सौरव जी को। ऐसा तो नहीं हो सकता है। कोई कानून होगा, कोई तरीका होगा।
उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसी तरह से तो नहीं दे सकते। तो आप वक्त को कमजोर कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा ना, अगर मैं जुड़ा हूं वक्त से। अभी तो देश वकील, दलील, जज सब में था। कानून से चलेगा कि किसी की घोषणा से चलेगा? अभी केरल का जो है, कोच्चि के पास से एक गांव का आया, 600 परिवार रहते हैं, उसमें 400 क्रिश्चियन परिवार है। बहुत वहाँ एजिटेशन चल रहा है। जज खड़ी हो गई। हाँ, वहाँ कह दिया कि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है गांव की, वो वक्फ की है, और नोटिस चला गया। अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, सरकार को फिर वो वापस देना भी पड़ा। हाँ। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने उसकी करेक्शन भी करी। तो ये राइट भी तो मुझे इस भारत की सरकार ने दिया था ना, किसी कि भाई तुम बोर्ड बना लो, तुम ही अपना उसके अंदर ट्राइब्यूनल बना लेना, तो जो भी जांच होगी तुम ही करना। हम तुम्हें ये गैर कानूनी अधिकार दे रहे हैं, तुम हमें वोट दो। सर, यहाँ मैं आपको इसके अलावा और उसके पीछे कुछ नहीं था। आप देखिए, जब वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, उसी समय हुआ है जब कांग्रेस कमजोर हुई है, जब उसे लगा है कि मुस्लिम वोट उसके हाथ से फिसल सकता है, खिसक सकता है, तो उस एक्ट को और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा, अब वो जो है कि आप कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड कह देगा कि ये वक्फ की है, तो वक्फ का हो जाएगा। इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात, नियत की है। इससे आपकी नियत टेस्ट होती है कि आप ठीक है, आप दूसरे मजहब को मानना चाहते हैं, संविधान छूट देता है इसकी, मानिए, लेकिन वो पता तो चलना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या था। अच्छा, ये आंकड़ा बहुत जो आपने भी कोट किया, हम लोग भी करते हैं, 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्त के पास, और ये तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है। इसकी वेरासिटी क्या है? मतलब ये क्लेम कहां से आता है? क्योंकि ये भी मैं देखता हूं, पढ़ता हूं कि भाई 50-60 के दशक तक शायद 10,000 एकड़ जमीन वक्त के पास हुआ करती थी। 10,000 एकड़ से 9 लाख एकड़, कितने गुना का अंतर हो गया? तो इतने पिछले 50 सालों में या 60 सालों के अंदर इतने धार्मिक हो गए हमारे यहाँ लोग कि भाई सब कुछ ही देते आ गए, देते चले गए। बच्चे ज्यादा होते थे, जमीन भी बढ़ गई। ऐसा है, इन्हीं चीजों के लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, डिजिटलाइजेशन की जरूरत है, और कंप्लीट पारदर्शिता की जरूरत है। पेपर वगैरह सारी चीजों की जो बात हो रही है, वक्फ में टोटल पूरे इंडिया में 192 कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, 192 लोग। बस ये लोग कैसे 9 लाख एकड़ को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं? उनको देखने के लिए तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ना। अब आप देखिए 95 वाले जो एक्ट आया था इसमें, उसमें ये है कि सीएजी भी इसमें ऑडिट नहीं कर सकती है, करेगी तब जब कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि इसमें सीएजी जो है इसका ऑडिट करे। भाई, गवर्नमेंट का मामला है, जहाँ 1 पैसे का भी, 1 रुपए का भी अगर मामला आएगा तो सीएजी को ऑडिट करना चाहिए। तो आप क्यों बचे हुए उससे? अभी आपने शुरुआत में प्रोग्राम में कहा था कि जितनी प्रॉपर्टी है उससे 60,000 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। 1.25 लाख करोड़ का, 1.25 लाख करोड़ का, 1.25 लाख करोड़ का किया। 2006 में सच्चर कमेटी ने तब कहा था कि 60,000। अच्छा, तो कैसे 1.25 लाख करोड़ आप आज 200 करोड़ बताते हैं केवल आता है वक्फ की प्रॉपर्टी? देखिए, उससे बहुत 200,000 करोड़ की भी प्रॉपर्टी अगर है, वहां से 99 साल के जो लीज मिलता है, तो उस पर आपको साल का कितना रेंट आना चाहिए? एक अंदाज लगाएंगे, जो 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, कितना आना चाहिए? वक्त के पास आता है 12 लाख। क्यों? क्योंकि हमने आपके साथ ये सौदा किया हुआ है कि पेपर पर, क्योंकि यहाँ कोई ऑडिट होना नहीं है, यहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी होनी नहीं है, यहाँ कोई डिजिटलाइजेशन होना नहीं है, सब कुछ कागज़ के उसमें गत्ते में रहेगा। तो 12 लाख पर वो कर दिया गया है। कितनी ज़मीन है, क्या है, कहाँ का है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, वो ज़मीन सिंगापुर की है कि सीतापुर की है, क्या वैल्यूएशन होना चाहिए उसका, वो नहीं। जिसकी प्रॉपर्टी की आपको 1200 करोड़ साल का मिलना चाहिए, वो 12 लाख में वो तय हो जाता है। और मैं कोर्ट का केस बताता हूँ, स्टेट नहीं बताऊँगा, बड़े उद्योगपति का मामला है। वो प्रॉपर्टी 50,000 करोड़ की है, उन्होंने सिर्फ 21 करोड़ में खरीदा, क्योंकि वक्त के में 9 मेंबर थे, 9 में से 5 ने उसको कर दिया कि हाँ ठीक है, आप इसको बेच सकते हैं। 4 लोग उसके अगेंस्ट में थे, जबकि वो बेची भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि जो मान लिया प्रदीप सर ने उसको वक्फ किया था, तो वक्फ करने के साथ साथ ये लिखा था कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ अनाथ आश्रम और अनाथ आश्रम के पढ़ने वाले
बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, तो उसको तो बेचने का बनता ही नहीं था। तो बेच देगी वो बेच दी गई सिर्फ 21 करोड़ में, जबकि वो कई हजार करोड़। ऐसी धांधलियां आप कह रहे हैं रैम्पेंट है, कॉमन है हर जगह है। आप देखिए कि जो हाशिए पर लोग हैं वो हाशिए पर ही है, वो उन्हीं बंद गलियों क्या में इस्तेमाल करेंगे इतना पैसा अगर इस